इट विल एंटर इनटू द यूट्रस, जहाँ पे उससे रिक्वायरमेंट क्या है, एक पर्टिकुलर प्लेस का रिक्वायरमेंट है जहाँ वो खुद को अटैच कर सके, एंड द प्रोसेस नोन एज इम्प्लांटेशन होके फर्दर प्रेगनेंसी को कैरी आउट कर सके। तो इन सारे कंडीशंस के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो यूट्राइन वॉल है उसका एंडोमेट्रियम लेयर ये वेल नरिश्ड होना चाहिए, ताकि वहाँ पे ग्लैंड्स जो हैं वो हाइपर एक्टिव रहें, ग्लैंड्स जो हैं वो ठीक से उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकें, अटैचमेंट प्लेसमेंट प्रोवाइड कर सकें, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इम्प्लांटेशन होने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी वेल डेवलप्ड इन द एंडोमेट्रियम लेयर। ठीक है, अभी एंडोमेट्रियम लेयर में इम्प्लांटेशन होने के लिए इसे प्रिपेयर करना जरूरी है, एंड दैट प्रिपरेशन स्टेज, साइक्लिक प्रोसेस जो प्रिपरेशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो कौन कौन से कंडीशन में कौन कौन सा हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, सबसे पहले डे 1 से लेके डे 14 तक, डे 1 से लेके डे 14 तक चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं ओवरी के अंदर वो देख लेते हैं। जीएनआरएच लेवल हाई 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 रहता है, देन एफएसएच एंड एलएच लेवल, एफएसएच इनिशियल कंडीशन में थोड़ा बहुत इंक्रीज रहेगा, उसके बाद ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, एंड अगेन पहुंचेगा ड्यू टू द टू डिफरेंट सोर्सेस, ये थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाएगा नियरर टू द डे 14। एलएच इनिशियली लेवल बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे वो क्लोजर टू द ओव्यूलेशन डे होता है इमीडिएटली उसका पीक वैल्यू अचीव कर लेता है। ठीक है, ये हो गया डे 1 से लेकर डे 14 तक सिनेरियो। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ये जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन का जो रोल है ये क्या करता है इसके अंदर ओवरी के अंदर, सॉरी यूट्रस के अंदर और यूट्राइन वॉल के अंदर क्या क्या चेंजेस करता है। ये जो डे 1 टू डे 14 हम कंसिडर कर रहे हैं, दिस पार्ट इन द ओवरी इज नोन एज फॉलिकुलर फेज। तो ये वाला पोर्शन जो है दिस रिप्रेजेंट्स द फॉलिकुलर फेज। ठीक है, और ये फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा बहुत ज़्यादा है, प्रोजेस्टेरोन अभी नहीं आया हुआ है। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन इज ए पोटेंट वासोडायलेटर, जिसकी वजह से क्या होता है ये ब्लड वेसल्स जो है ये डायलेटेड फॉर्म में रहेंगे, ये ब्लड वेसल सारे के सारे डायलेटेड फॉर्म में रहेंगे। डायलेटेड मतलब अपना ओरिजिनल डायमीटर को गेन करेंगे, जिसकी वजह से ये सारे के सारे क्या, ये सारे के सारे जो एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं ये वेल डेवलप्ड, वेल नरिश्ड होंगे, वेल ऑक्सीजनेटेड रहेंगे, जिसकी वजह से वो वेल प्रोलिफरेटेड रहेंगे। तो यहाँ से लेके डे 5 से लेके डे 14, बिकॉज मैं डे 5 से लेके डे 14 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डे 1 से लेके डे 5 तक मैंने एक नेमिंग किया हुआ है मेंस्ट्रुअल फेज, और मेंस्ट्रुअल फेज को थोड़ी देर के लिए हम साइड करते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज से शुरू करते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज कब शुरू हुआ होगा, जब ईस्ट्रोजन का लेवल एक ऑप्टिमम वैल्यू में पहुंच गया होगा। सो लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट में, इस पॉइंट में ईस्ट्रोजन सिक्रीशन एक सफिशिएंट अमाउंट तक पहुंच गया है। अब यहाँ से लेके ईस्ट्रोजन जितनी देर तक यूट्रस को सप्लाई होता रहेगा उतना ही इसका थिकनेस, ये जो एंडोमेट्रियल का स्ट्रेटम फंक्शनलिस लेयर है इसका थिकनेस इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि सेल जो है वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं, सेल जो है वो डेवलप हो रहे हैं, सेल जो है माइटोटिकली डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल्स वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो थिकनेस क्या होता जाएगा, थिकनेस इंक्रीज होता जाएगा। कब तक इंक्रीज होगा, डे 14 तक, क्योंकि डे 14 तक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन यहाँ पे रिलीज हो रहा है। जिस मोमेंट में ईस्ट्रोजन 14 डे में ओव्यूलेशन हो गया, ईस्ट्रोजन का सोर्स खत्म हो गया, क्योंकि ईस्ट्रोजन का सोर्स कौन सा था, वही थीका फॉलिक्यूली था एंड ग्रेनुलोसा सेल्स थे। अब वो तो डीजेनरेट कर गया है, कार्पस लुटियम में कन्वर्ट होने वाला है, ओव्यूलेशन हो चुका है, तो जो रिमेनिंग मासेस ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स हैं वो अपना ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को होल्ड नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सोर्स बंद हो जाता है। तो इमीडिएटली 14 डे के बाद जो ईस्ट्रोजन का लेवल है वो डिक्लाइन करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर जो वैसो डायलेटरी इफेक्ट था ईस्ट्रोजन का, एलोन ईस्ट्रोजन का जो डायलेटरी इफेक्ट था वो थोड़ा बहुत डिक्रीज हो गया। बट उस टाइम पीरियड में भी डे 14 ऑनवर्ड्स कार्पस लुटियम जो प्रोड्यूस हो जाएगा, ईस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरोन दोनों के दोनों प्रोडक्शन वहाँ पे शुरू हो जाता है। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अगेन इसके ऊपर क्या रहता है, दैट इज वासोडायलेटर। दैट मीन्स ये फॉर्दर डायलेट तो नहीं करेगा, लेकिन ये उसका थिकनेस को परसिस्ट कर पाएगा। दैट मीन्स जितना अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन इस पर्टिकुलर एरिया और स्ट्रेटम फंक्शनलिस को मिल रहा था, इनके सेल्स को मिल रहा था, उतना ही ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट उनको मिलता जाएगा। तो फायदा क्या है उससे, ये अपना थिकनेस जो है परसिस्ट करवाएगा। ठीक है, वहाँ पे थिकनेस डिक्लाइन नहीं कर रहा है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इस जगह पे आके एम्ब्रियो 7th डे के बाद आके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, इस जगह पे एम्बेड होके रह जाएगा, उसका डेवलपमेंट कंटिन्यू होगा। ठीक है, एंड उस टाइम ड्यूरेशन में कार्पस लुटियम परसिस्ट करता है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन्हें तीनों के तीनों साइमल्टेनियस रिलीज होते रहते हैं,
नेगेटिव फीडबैक एग्जॉर्ट होता रहता है एंड हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इन 3 हार्मोन्स को रिलीज करना बंद कर देता है। तो फर्दर साइकिल कंटिन्यू नहीं हो पाता। अगर कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है प्रेगनेंसी वहाँ पे और इम्प्लांटेशन वहाँ पे होता है प्रेगनेंसी वहाँ पे होता है तो ये होगा। अगर मान लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है का मतलब क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कर्पस लुटियम कुछ टाइम पीरियड बाद डीजेनरेट कर जाएगा एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कर्पस एल्बिकेंस। नाउ कर्पस एल्बिकेंस जो है दिस इज नॉन फंक्शनल, ठीक है। ये एक वाइट कलर का स्कार मार्क के फॉर्म में ये डीजेनरेट कर जाते हैं। ये येलो कलर का बॉडी था इसलिए कर्पस लुटियम नेमिंग किया गया था। लुटियम क्यों? बिकॉज लुटिन पिगमेंट की वजह से येलो कलर रिपेयर करता है इसलिए इसे कर्पस लुटियम नेमिंग किया गया है। बट जब ये 21 डे के आसपास ये डीजेनरेट कर जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन 21 डे के अंदर नहीं हुआ तो अगर डीजेनरेट कर गया तो वो व्हाइट कलर के स्कार मार्क में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज कर्पस लुटियम। दैट स्ट्रक्चर इज नॉन फंक्शनल। इन दैट केस कर्पस एल्बिकेन कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा है। अब कर्पस एल्बिकेन अगर हार्मोन रिलीज नहीं कर रहा है तो जितना अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, इनहिबिन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो चुका था पहले से प्रीवियस स्टेट में, कहाँ से? कर्पस लुटियम से। वो हम जानते हैं हार्मोन का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो यूज्ड अप होता है, प्रॉपर उसके टारगेट साइड में यूज्ड अप हो जाता है। तो यूज्ड अप होने की वजह से ग्रेजुअली क्या होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिप्राइव करने लगेगा, डिक्रीज होते होते फाइनली जब प्रोजेस्टेरोन भी कंप्लीटली डिप्राइव कर जाएगा उस टाइम पीरियड में इसके ऊपर जो कंट्रोलिंग कैपेबिलिटी था, जो प्रोजेस्टेरोन का इसके इस ब्लड वेसल्स के ऊपर कंट्रोलिंग कैपेबिलिटी था वो लूज कर जाएगा। तो इमीडिएटली क्या होगा, ये ब्लड वेसल्स सडन डायलेट करते हैं जब प्रोजेस्टेरोन डिप्राइव कर जाता है तो, ठीक है। और ये कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो प्रोजेस्टेरोन जैसे ही डिप्राइव कर गया इमीडिएटली एट द नियर अबाउट 25th डे ये क्या होगा, इमीडिएटली डायलेट कर जाएगा, ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाएंगे। कौन सा? स्पाइरल आर्टरीज। रिमेंबर स्पाइरल आर्टरीज जो हैं ये बहुत ही हाइपर कॉइल्ड, सुपर कॉइल्ड स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं, ठीक है। एंड काफ़ी थिनर होता है उसका वॉल, जिसकी वजह से जब वो सडन डायलेट करता है तो हैवी अमाउंट ऑफ ब्लड रश करेगा इनटू द स्पाइरल आर्टरी, ठीक है। तो जैसे जैसे ये जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो करेगा इमीडिएटली दे कैन नॉट रेजिस्ट, क्योंकि सडन डायलेशन हुआ है, वॉल काफ़ी थिक है एंड सडन मैंने ब्लड वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लो करवा दिया तो क्या होगा, वो स्पाइरल आर्टरी जो है वो बर्स्ट कर जाते हैं। सो बर्स्ट करने के बाद ये सारे के सारे एरिया क्या हो जाएगा, ब्लड से फिल हो जाएगा। अब ब्लड वेसल्स डीजेनरेट कर गए 26 डे के आसपास, ब्लड वेसल्स डीजेनरेट कर गए। अब ब्लड वेसल्स अगर डीजेनरेट करें तो इस एरिया में जो सेल्स प्रेजेंट है उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ग्रेजुअली ये जो सेल्स हैं वो इस्चेमिक कंडीशन फेस करेंगे। व्हाट इज इस्चेमिक कंडीशन? दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस्चेमिक कंडीशन फेस करेंगे। इस्चेमिक कंडीशन की वजह से विदाउट न्यूट्रिएंट, विदाउट ऑक्सीजन सेल कोई भी सर्वाइव नहीं करता, तो ग्रेजुअली इन सेल्स का डीजेनरेशन शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे डीजेनरेशन होगा वो सारे के सारे यहाँ से स्लग ऑफ हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो थिकनेस क्या हो गया इसका, काफ़ी हद तक कम हो गया, ठीक है। और ये थिकनेस कम होने की वजह से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो एंडोमेट्रियम का थिकनेस है वो काफ़ी डे 1 से लेकर डे 5 तक काफ़ी हद तक कम शो कर सकते हैं। ग्रेजुअली ये बढ़ता जाएगा एंड फाइनली परसिस्ट करेगा, फिर से डिप्राइव करेगा। तो यहाँ ये जो डे 1 से लेकर डे 5 तक जो रिमूव होने वाला है वो सारे के सारे ये ब्लड जो स्पाइरल आर्टरी से रिलीज हुआ था, स्पाइरल आर्टरीज के बर्स्टिंग की वजह से रिलीज हुआ था, along with the slugged amount of the endometrial और stratum functionalis, जो भी सेल यहाँ पे डेड हो गए हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो गए हैं वो सारे के सारे सेलुलर मास along with blood ये टुगेदर दोनों मिलके फॉर्म करते हैं मेंसेम, ठीक है। एंड मेंसेम इज कॉमनली नोन एज मेंस, ठीक है। ये जो भी प्रोड्यूस हुआ कब हुआ, 28 डे के आसपास प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है ये जो लाइनिंग है ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इन द सेंस उसका थिकनेस डिक्रीज हुआ है। थिकनेस अगर डिक्रीज होता है तो डे 28 तक काफ़ी हद तक डिक्रीज हो चुका होगा, इनको अभी रिमूव करने की जरूरत है और रिमूव जिस दिन पहला होगा दैट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डे। सो फर्स्ट डे 1 से लेके डे 5 तक वो जितना अमाउंट यहाँ पे स्लग्ड आउट हुआ है और डिस्ट्रॉय हुआ है सेल्स अलॉन्ग विद द ब्लड, वो सारा कुछ बॉडी से वैजिनल कैनल के थ्रू ग्रेजुअली रिलीज होता जाता है, रिमूव होता जाता है। तो डे 5 तक
जितना भी वो एरिया में जो भी प्रोड्यूस हुआ था, जो भी डिजेनरेटेड मासेस थे, वो सारा कुछ रिलीज हो जाता है। एंड डे 5 तक तब तक एक न्यू ओवरियन साइकिल प्रोड्यूस हो चुका होता है। क्यों? बिकॉज ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड इनहिबिन, कार्पस एल्बिकन जब फॉर्मेशन हो गया, ये सारे के सारे जब तक थे नेगेटिव फीडबैक एग्जॉर्ट कर रहे थे। अब कार्पस एल्बिकन में कन्वर्ट होने के बाद इनका सिक्रेशन क्या हो गया है? इनका सिक्रेशन बंद हो गया है। तो ना तो इनहिबिन वहाँ पे है, ना ही प्रोजेस्टेरोन वहाँ पे है। अगर दोनों ही नहीं है तो दोनों का नेगेटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म है वो विड्रॉ हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस एज यूजुअल अपना जीएनआरएच रिलीज करना शुरू कर देगा एंड एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच एंड एलएच का रिलीज भी सिक्रेशन भी शुरू कर देगा। तो एक नया साइकिल यहाँ पे ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है। तो डे 1 से लेके डे 5 तक ऑलरेडी एक प्राइमोरियल फॉलिकल जो है वो प्राइमरी फॉलिकल में डेवलप हो चुका होता है। तो इन दैट केस प्राइमरी फॉलिकल और लेट प्राइमरी फॉलिकल जो भी है, वहाँ से ईस्ट्रोजन फर्दर सिक्रेशन शुरू हो जाएगा एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन फिर से ये जो भी आ रहा है ईस्ट्रोजन कहाँ तक? यूट्राइन वॉल तक। ये क्या करेगा? ब्लड वेसल्स इन स्पाइरल आर्टरीज को फिर से रिफॉर्म करवाएगा एंड जैसे जैसे स्पाइरल आर्टरीज रिफॉर्म होते जाएंगे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट मिलेगा किसको? स्ट्रैटम बेसिलिस को। एंड यहाँ पे फिर से न्यू सेल्स डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। जितना ज़्यादा ईस्ट्रोजन मिलेगा उतना ही न्यू सेल्स यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू होता जाएगा, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन उनको मिल रहा है। न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिल रहा है मतलब वो प्रोलिफरेट कर सकते हैं, माइटोसिस उनका हो सकता है एंड एज यूजुअल उनका सेलुलर ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इनका प्रोलिफरेशन भी इंक्रीज होता जाएगा। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे डे 5 ऑनवर्ड्स मैंने यहाँ शो किया हुआ है क्या कि इसका थिकनेस जो है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग का थिकनेस जो है डे 14 तक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डे 14 में फिर से ओव्यूलेशन हो गया, कार्पस लुटियम फॉर्मेशन हो गया, ये तीनों के तीनों जनरेट हो गए। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थिकनेस को मेंटेन करेंगे एंड मेंटेन करके अगर फर्टिलाइजेशन होता है वेल एंड फाइन परसिस्ट करेगा। ये सारा कुछ ओवरी से सिक्रेशन कंटिन्यू होता जाएगा, नेगेटिव फीडबैक रिजल्ट होता जाएगा, एफएसएच एलएच सिक्रेशन, जीएनआरएच सिक्रेशन बंद हो जाएगा एंड प्रेगनेंसी विल बी कंटिन्यूड। अगर नहीं होता तो डे 25 के आसपास फिर से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कार्पस एल्बिकन फॉर्मेशन की वजह से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिप्राइव कर गया, एक न्यू ये नेगेटिव फीडबैक वहाँ से विड्रॉ हो गया। हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी अपना जीएनआरएच एफएसएच एंड एलएच सिक्रेशन शुरू कर दिए एंड डे 25 से लेकर डे 5 तक फिर से इनका डेवलपमेंट शुरू हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एंटायर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द ओवरियन साइकिल। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक दो डायग्राम स्किप किया हुआ है, जैसे लेट सेकेंडरी फॉलिकल हो गया, लेट सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। उस साइड को सराउंड करने के लिए वहाँ पे एक ग्लाइकोप्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज। इस तरह से हम अगर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस इज द ग्राफिन फॉलिकल, this is the secondary oocyte, this is the secondary oocyte, this is corona radiata, this is the antrum, इसके ऊपर थिकल लेयर के दो लेयर्स होते हैं, तो थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटीमा और इंटरनल, ये दोनों के दोनों टारगेटेड होते हैं बाय द एलएच। ठीक है, जो कि एंड्रोजन रिलीज करते हैं, एंड्रोजन फर्दर एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा बाय द ग्रेन्युलोसा सेल्स। सो दीज आर द ग्रेन्युलोसा सेल्स, ग्रेन्युलोसा cells. This particular outermost, this lining,
ये जो मैं यहाँ पे डार्कर कर रहा हूँ, दिस लाइनिंग इज ए ग्लाइकोप्रोटीनेशियस कंपाउंड दैट इज ज़ोना पेलुसिडा, ओके, एंड उसके अंदर है ये सेकेंडरी ओसाइट। तो इस तरह से प्रेजेंट रहता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप वाइज अगर देखा जाए तो ये हो गया इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ओवरियन साइकिल एंड व्हाट मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे हार्मोन्स का लेवल ड्रॉ किया गया है। इनिशियली GnRH पीक वैल्यू में पहुँच रहा है ड्यूरिंग 14th डे, ठीक है, उसके बाद वो कम्प्लीटली डिक्रीज कर जाएगा। सेकेंड वन इज LH, दिस वन LH 13th डे और 14th डे के आसपास, 14th डे में एग्जैक्टली पीक वैल्यू में पहुँचता है, उस कंडीशन को कहा जाता है LH सर्ज, ठीक है। एंड ईस्ट्रोजन FSH का लेवल इनिशियली इंक्रीज रहेगा, थोड़ा बहुत बीच में डिक्रीज करेगा एंड अगेन 14 डे में पीक वैल्यू में उसका पहुंचेगा। उसके बाद डे 21st ऑनवर्ड्स अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो फिर से इंक्रीज होता जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा कम्प्लीटली। नाउ कमिंग टू दिस वन, ये जो ब्लू कलर लाइन शो किया गया है दिस रिप्रेजेंट्स द थिकनेस डे 1 से लेकर डे 5 तक एंडोमेट्रियल लाइनिंग का थिकनेस काफी हद तक कम होगा। डे 5 ऑनवर्ड्स एस्ट्रोजन के इफेक्ट की वजह से इंक्रीज होता जाएगा अप टू डे 14। डे 14 में ओव्यूलेशन कंप्लीट होने के बाद जब कॉर्पस लुटियम फॉर्मेशन हो जाएगा तो अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इसका थिकनेस मेंटेन रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वेल मेंटेन्ड एंडोमेट्रियल थिकनेस की वजह से इम्प्लांटेशन प्रॉपर्ली हो सकता है। अगर नहीं होता तो डे 25 ऑनवर्ड्स उसका फिर से थिकनेस डिक्रीज होता जाएगा, कब तक, डे 28 तक। डे 28 में जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ और जितना भी रिमूव होने वाला है मेंस्ट्रुअल ब्लड वो सारा जब प्रोड्यूस हो जाएगा तब डे 1 फिर से कंटिन्यू होगा, तब तक ऑलरेडी थिकनेस जो है वो डिक्रीज हो चुका है। कमिंग टू द फोर्थ हार्मोन इज ईस्ट्रोजन का लेवल जैसे जैसे प्राइमरी फॉलिकल फॉर्मेशन हो गया तब वैसे वैसे ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता जाएगा, 14 डे में पीक वैल्यू में पहुंच रहा है। उसके बाद इमीडिएटली वो डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल डिजेनरेट कर गया, जो कि मेन सोर्स था वो ग्राफियन फॉलिकल डिजेनरेट कर गया, तो ये सडन डिक्रीज कर जाता है। डिक्रीज होने के बाद जब कॉर्पस लुटियम फॉर्मेशन हो गया तो कॉर्पस लुटियम के कुछ टाइम पीरियड के बाद उसका लेवल जो है थोड़ा बहुत फिर से इंक्रीज होगा ड्यू टू सोर्स दैट इज कॉर्पस लुटियम। एंड जब कॉर्पस लुटियम भी डिजेनरेट कर जाएगा तब इसका लेवल जो है वो फिर से डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली नंबर 5 इज इनहिबिन बहुत ही कम अमाउंट में होता है। डे 14 के आसपास जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया उस टाइम पीरियड में इनिशियल कंडीशन ऑफ द कॉर्पस लुटियम रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ इनहिबिन, तो डे 14 ऑनवर्ड्स उसका लेवल थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा एंड फिर से सडनली 15 डे के आसपास डिक्रीज होगा एंड जब कॉर्पस लुटियम वेल फंक्शनल हो जाएगा उस टाइम पीरियड में उसका लेवल फिर से इंक्रीज होता जाएगा। डे 25 के आसपास ये फिर से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, इनहिबिन डिक्रीज हो गया। ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट द प्रोजेस्टेरोन लेवल यहाँ पे कहीं पे भी नहीं था अप टू दिस पार्ट, डे 1 से लेके डे 14 तक कहीं पे भी नहीं था, तो ये काफ़ी हद तक जीरो लेवल में, ऑलमोस्ट जीरो लेवल में था। डे 14 ऑनवर्ड्स इमीडिएटली कॉर्पस लुटियम जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो ये अपना पीक वैल्यू गेन करेगा एंड नियर अबाउट 17, 18, 19, 20 उस टाइम पीरियड के अंदर ये सबसे अपना हाईएस्ट लेवल में पहुँच जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये परसिस्ट करेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये फिर से डे 25 ऑनवर्ड्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो एक बार अच्छे से वीडियो को देख लेना, अगर किसी का कोई डाउट होगा तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।